चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, एक चीज़ और लिख लो। हम एलसीआर सर्किट को, आपने अगर देखा हो एलसीआर सर्किट, तो बीच वाली फ्रीक्वेंसीज में करंट को पास होने दे रहा था ओमेगा आर के आसपास। तो मतलब ये ना लो पास फिल्टर है ना हाई पास फिल्टर है, मीडियम पास फिल्टर कहलाएगा। ठीक है, तो एलसीआर सीरीज सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियम पास फिल्टर, क्योंकि बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे रहा था। हाँ या ना? तो एलसीआर सीरीज सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, मीडियम पास फिल्टर। चलो अब हम क्या करेंगे, रिजेक्टर सर्किट और पैरेलल एलसीआर सर्किट। रिजेक्टर सर्किट और पैरेलल एलसीआर सर्किट। क्लियर है भाई? अब जरा ध्यान से देखो, इसमें पैरेलल में होंगे एल, सी और आर, और उसके अक्रॉस क्या लग जाएगा, कि एसी सोर्स। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। दिस इज एल, सी, आर और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा कुछ है या नहीं है? अब एक बात बताओ भाई, तीनों पैरेलल में हैं। अगर तीनों पैरेलल में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर इंस्टेंट पे सेम मैग्नीट्यूड का होगा और सेम फेज का होगा। ठीक है, जैसे सीरीज वाले में क्या था, करंट सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज का था, यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज का होगा। तो लिखो जरा, इफ सर्किट एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, if circuit elements are in parallel, if circuit elements are in parallel, then potential difference across circuit elements is same in magnitude as well as phase, same in magnitude as well as in phase। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। अब आप एक चीज देखो, अगर हम बात करें कि यहां पर किसी मोमेंट पे करंट आई है, इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहां आई आर, आई सी, आई एल, ऐसा ही कुछ है। हाँ या ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, सीरीज में करंट सेम मैग्नीट्यूड सेम फेज का था, क्या वोल्टेज सबका सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज का था? ऐसा नहीं था भाई, वोल्टेज का फेज भी डिफर कर सकता था, मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, यहां पर करंट के साथ यही कहानी होगी, करंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है और डिफरेंट फेज का भी हो सकता है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, तो लिख लो, करंट ओवर हेयर मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफरेंट फेज में। कई बार अगर दो रेजिस्टेंस हैं, अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं, तो फेज तो सेम होगा दोनों के क्रॉस। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने मे वर्ड यूज करा है। ठीक है, इतनी बात। अब हम फेजर बना लें, क्योंकि हम मैथमेटिकली तो नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी अजीब सी बनेगी, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फेजर अगर हम बनाते हैं, तो हमने बनाया सबसे पहले, यहां पर पहले हम किसका बनाते थे, करंट का बनाते थे। करंट सबका सेम होता था, तो आई नॉट पहले बना देते थे, फिर हम वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते थे। यहां पर क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, तो पहले मैंने क्या बनाया, ई नॉट बना दिया। अब जो रेजिस्टेंस का करंट होता है, वो और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो इसमें आई आर नॉट ऐसे, कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है भाई? आई आर नॉट ऐसे ही होगा। कैपेसिटेंस का जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज को, तो कैपेसिटेंस का करंट ऊपर,
ठीक है, और इंडक्टर का करंट 90 डिग्री लैग करता है तो वो नीचे, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं आई आर नॉट की बात करूं तो दैट इज मतलब रेजिस्टेंस का पीक करंट, दैट वुड बी ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन आर, अगर मैं कैपेसिटर का करंट करूं तो ई नॉट अपॉन एक्स सी, एंड आई एल नॉट इज ई नॉट अपॉन एक्स एल। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है। अब कई बार आई सी नॉट आई एल नॉट से बड़ा होगा, ठीक है, और कई बार क्या होगा, आई एल नॉट आई सी नॉट से बड़ा होगा। तो दोनों केसेस आएंगे। मैं कोई भी एक केस लेके चलूं कि इंपिडेंस वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, मैं प्लस माइनस पाई लिख लूंगा, ठीक है। अब जरा देखो, तो अगर मैं अब बात करूं तो ये आ गया हमारे पास, सपोज आई सी नॉट माइनस आई एल नॉट, तो जो रिजल्टेंट आएगा आई नॉट वो इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। दिस इज व्हाट आई नॉट, और ये एंगल क्या, फाई। यस और नो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब आई नॉट कितना बेटा, आई नॉट इज अंडर रूट आई आर नॉट स्क्वायर प्लस आई सी नॉट माइनस आई एल नॉट का होल स्क्वायर, या आई एल नॉट माइनस आई सी नॉट का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अब जरा देखो भाई, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो भाई, हम ये जो टर्म है हमारे पास, दिस टर्म, हमें पता है करंट होता है ई नॉट बाई जेड, यही पता था हमें करंट क्या होता था, ई नॉट बाई जेड। लेकिन यहां पर क्या रहा, ई नॉट इंटू समथिंग आ रहा है, ई नॉट इंटू समथिंग आ रहा है। आप ऐसे देखो, अगर मैं कंपेयर करूं, आई नॉट इज ई नॉट बाई जेड, अगर मैं कंपेयर करूं तो 1/z किसके बराबर आ रहा है, 1/z आ रहा है इसके बराबर, ठीक है, इतनी बात। तो 1/z इज इक्वल टू अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/z, जैसे 1/r को हम कहते थे कंडक्टेंस, 1/ रेजिस्टेंस को क्या कहते थे, कंडक्टेंस। यहां पर 1/z 1/ इंपीडेंस इज कॉल्ड एज, इसको a से डिनोट करते हैं, एंड इट इज एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। एडमिटेंस ऑफ सर्किट। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? कोई इश्यू हो तो बता दो भाई, ठीक है। अब हम एक और काम कर सकते हैं, अगले पेज पे जाते हैं, वहां देखते हैं। अब आई को क्या लिखूंगा, आई नॉट तो मैंने निकाल ही दिया, आई नॉट इज ई नॉट इंटू ए, लिखा कि नहीं लिखा मैंने, ई नॉट इंटू ए एडमिटेंस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आई को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा फाई नेगेटिव भी हो सकता है इफ सर्किट इज व्हाट, इंडक्टिव। अगर इंडक्टिव करंट डोमिनेट कर रहा है तो नेगेटिव आएगा फाई, कैपेसिटिव करंट डोमिनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, वो आपको क्लियर है, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास आ गया, हमने आई निकाल लिया। अब अगर मैं पावर डेसिपेशन की बात करूं तो पावर डेसिपेटेड विल बी ई आर एम एस एवरेज
आई आर एम एस, ठीक है इतनी बात, इनटू कॉस फाई, ठीक है इतनी बात क्लियर है, वो तो सब पता ही है, हमें तो आ जाएगा अपने आप। अब हम ग्राफ की बात कर लें, किसके, हाँ जेड का ग्राफ देख लें, एडमिटेंस का देख लें, एक ही बात है, एडमिटेंस का देख लेते हैं, ठीक है इतनी बात, या सीधे सीधे देख लो, आई किसके बराबर है, आई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर, यही है, इसी का ग्राफ बना लेते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं भाई। दिस इज ओमेगा, दिस इज आई नॉट। अब आप एक चीज देखो, अगर ओमेगा 0 होता है, ठीक है इतनी बात, ओमेगा 0 होता है तो एक्सी कितना होगा, एक्सी विल बी इन्फिनिटी, एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एक्सी इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ इज व्हाट, 0, ये 0 हो गया, लेकिन एक्सएल क्या होगा, 0 होगा, तो 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, तो करंट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है इतनी बात, तो करंट इज इन्फिनिटी। ठीक है, करंट इन्फिनिटी से शुरू होगा, कोई ना कोई ओमेगा की ऐसी वैल्यू आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको मैंने ओमेगा नॉट लिख दिया, बराबर होने का मतलब ओमेगा नॉट इज 1/√LC व्हेन XC इज इक्वल टू XL। ये रिजेक्टर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, अभी देखना पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो करंट होगा E नॉट बाय आर, इन्फिनिटी से घटते घटते कितना हो गया, E नॉट बाय आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा नॉट से बढ़ेगी, ठीक है, तो देखो जरा, अगर ओमेगा इन्फिनिटी होता है तो दिस क्वांटिटी विल बी व्हाट, 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी ओमेगा अगर इन्फिनिटी होता है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी करंट विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। ये आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे करंट रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे कम करंट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमें कई बार जिन फ्रीक्वेंसीज के करंट नहीं चाहिए होते हैं, हम सर्किट को उस तरीके से क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, ताकि उनके करंट को क्या करें, मिनिमाइज, और जिसका चाहिए होता है उसके लिए हम LCR सीरीज लगा देते हैं, ताकि उसका करंट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। क्लियर है, तो दोनों सर्किट होते हैं हर जगह, किसी भी रिसीवर में दोनों सर्किट होते हैं, पहले नहीं होते थे, अब दोनों होते हैं, ठीक है इतनी बात, ये कहानी आगे भी क्लियर है। अब एक चीज और लिखो बेटा, हो गया, अब लिखो चोक कॉइल। अब इसको ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि पैरेलल वाला हमारे पास जेई एडवांस या जेई मेंस या मेडिकल में सवाल जैसा आ सकता है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में कतई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात, बोर्ड में पैरेलल नहीं है, सिर्फ LCR सीरीज है, ठीक। अब क्या कहानी, लिखो चोक कॉइल। अब चोक कॉइल क्या होता है बेटा, ठीक है, लिखो जरा, चोक कॉइल इज डिवाइस हैविंग series RL circuit। चोक कॉइल इज डिवाइस हैविंग सीरीज RL सर्किट, ठीक है, सीरीज RL सर्किट है,
एक चीज और, इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज वेरी वेरी हाई, इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज वेरी वेरी हाई। अब आप एक बात बताओ, अगर आप आरएल सर्किट को ध्यान से देखो, जो कॉइल की बात कर रहे हैं, ये एल, ये आर, और इस पे हमने एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा आई नॉट, ये हमारा वी आर नॉट, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता था, लीड करता था, लैग करता था? करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या, करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर आ गया, वी एल नॉट। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने बोला इंडक्टर बहुत हाई है, इंडक्टर अगर बहुत बड़ा है तो एक्स सेल की वैल्यू आर से बहुत बड़ी है, एक्सएल की वैल्यू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आर से क्या बहुत बड़ी है। अगर ऐसा है तो वी एल नॉट वी आर नॉट से बहुत बड़ा है, और अगर ऐसा है तो फेजर ऐसा ना हो करके ऐसा होगा, जरा देखो, दिस इज आई नॉट, दिस इज वी आर नॉट छोटा सा, एंड दिस इज वी एल नॉट, यानी कि कुछ ऐसा हमारे पास ई नॉट, और ये एंगल फाई, हाँ या ना, यस और नो? अब एक बात बताओ, फाई इज टेंडिंग टू व्हाट, पाई बाई टू, फाई इज टेंडिंग टू पाई बाई टू। अगर फाई पाई बाई टू को टेंड कर रहा है तो पावर डेसिपेटेड इस सर्किट में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। तो पावर डेसिपेशन टेंड्स टू व्हाट, जीरो। तो जहां पर भी हमें इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करनी है, ठीक है, इतनी बात, या एसी में हालांकि स्टोर तो नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को बहुत छोटा करें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर का लॉस क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। ठीक है, कहीं पर भी कॉइल लिखा है तो ट्रीटेड एज व्हाट, आरएल सीरीज सर्किट। कहीं पर भी कॉइल लिखा है तो ट्रीटेड एज व्हाट सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे भाई। ठीक है, इतनी बात हमने काफी हद तक कर लिया है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, एसी की थ्योरी खत्म होगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ और चीजें हैं, उनको बताना है, बाकी अब क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, पहले ध्यान सुनना, ये कोई भी सर्किट है, इसके अक्रॉस मैंने ऐसे एसी लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर ऐसे लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, हमेशा ऐसी देगा अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस 220 वोल्ट इज ई आर एम एस, आप इसको ई नॉट नहीं मानोगे। ठीक है, एंड दिस ओमेगा इज 2 पाई इंटू 50, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और इसकी क्या हो गई, ई आर एम एस हो गई। ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर वो ऐसा कहे ई नॉट इज इक्वल टू 240 एंड कॉमा 50 हर्ट्ज, तो अब ठीक है, 240 क्या ई नॉट है, लेकिन तब वो स्पेसिफाई करेगा ई नॉट। अगर उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, कई बार लैंग्वेज में लिख देगा कि पीक करंट, पीक वोल्टेज है, और अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, आरएमएस वैल्यू ही ट्रीट करेंगे सोर्स की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो।
ठीक है, क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कुछ भी मानना शुरू कर देते हैं। अब सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिखो क्वेश्चन। एन एसी सोर्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एसी सोर्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कनेक्टेड टू सीरीज आरसी सर्किट। Connected to series RC circuit. Current I is registered. करंट कितना इसमें I, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 3 कर देते हैं, वोल्टेज सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या कर देते हैं ओमेगा बाई 3। अगले सर्किट में फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 3, यहाँ ई नॉट था, यहाँ भी क्या है ई नॉट है, वोल्टेज नहीं चेंज किया हमने, ठीक है, इतनी बात। अब सेम सर्किट पे लगा दिया हमने, अब वो कह रहा है करंट इज नाउ हाफ्ड, करंट कितना हो गया I बाई 2, करंट इज नाउ हाफ्ड, ठीक है। फाइंड XC अपॉन R, फाइंड XC अपॉन R एट ओमेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा, दो बार आएगा ना, अगली बार तो ओमेगा बाई 3 के लिए आएगा, ठीक है, ओमेगा वाली वैल्यू के लिए XC अपॉन R निकालना है। क्लियर है भाई, अगर क्लियर है तो यस लिख दो, करना चाहोगे, ठीक है। अब जरा देखो, पहले वाले में I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। दूसरे वाले में I नॉट बाई 2 इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई 3 हुआ, तो यानी कि 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ये सुनो, ठीक है। अगर मैं I नॉट की वैल्यू वाली डाल दूं, ठीक है, डाल देते हैं, चलो डाल दो भाई, क्या हो जाएगा, ई नॉट कट जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 9 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेट कर देते हैं स्क्वायर करके, ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया, मिटा दूं, तो डायग्राम मिटा दूं, कितना आ जाएगा बेटा, 4 R स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 XC स्क्वायर, पुराना वाला XC है, हाँ या ना। मुझे XC अपॉन R चाहिए, तो कितना आ गया बेटा, आगे कि नहीं आ गया, क्लियर है, सिंपल है भाई, कर लोगे सब लोग, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन, एक सीरीज में LCR सर्किट है,
क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। जो यहाँ वोल्टेज आ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस के क्रॉस, इट इज 80 वोल्ट्स पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, L के क्रॉस आ रहा है 40 वोल्ट और C के क्रॉस आ रहा है 100 वोल्ट। ठीक है, आपने क्या बताना है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये इनकी आरएमएस वैल्यूज हैं। जब भी वो देगा तो आरएमएस वैल्यूज देगा, या तो स्पेसिफाई करे कि वी आर नॉट है, वी एल नॉट है, वी सी नॉट है। तो जब एल नॉट, आर नॉट और सी नॉट वाला है तब तो जो रिजल्टेंट आएगा ई नॉट आएगा। और अगर इसने ऐसे ही लिखा हुआ है तो आरएमएस है, तो यहाँ रिजल्ट भी कौन सा आएगा वेक्टर सम में, आरएमएस वाला आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमसे आरएमएस ही पूछ रहा है, आरएमएस दे रखा है, आरएमएस ही पूछ रहा है। ठीक है, इतनी बात। हाँ, क्वेश्चन में लिखते पीक वैल्यू बता दो, तो ये आरएमएस दे रखा है, हम आरएमएस निकालेंगे, ई आरएमएस इज व्हाट, ई नॉट बाई रूट टू, तो रूट टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? अरे क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब जरा देखो तो हम फेजर देख लें। ठीक है, हमें पता है ये आई नॉट हो गया, आई आर एम एस, मैं आर एम एस का ही बना दूं सीधे, क्यों पंगा लूं। ठीक है, ये आ गया वी आर एम एस, वी आर आर एम एस। अब करंट लीड करता है कैपेसिटर से, तो ये आ गया वी सी आर एम एस, और ऊपर आ गया वी एल आर एम एस। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ये कितना है 80, ये कितना 40 और ये कितना 100, तो नेट जो बचा वो क्या बचा हमारे पास, वी आर आर एम एस दैट इज 80, और इधर आ गया वी सी आर एम एस माइनस वी एल आर एम एस इज इक्वल टू 60। तो जो रिजल्टेंट आएगा ई आर एम एस दैट इज 100। आगे कि नहीं आ गया? क्लियर है भाई? सिंपल होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन टिपिकल नहीं होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है भाई? अरे क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। हमारे पास एक सर्किट है, देखो एक मिनट। अब जो मैं यहाँ एमीटर बना रहा हूँ, ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या मेजर करेंगे, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ डीसी एमीटर है तो भाई ये जीरो मेजर करेगा। अरे क्लियर है, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर डीसी एमीटर लिखूंगा तो ये जीरो मेजर करेगा। लेकिन जब भी अगर वो कहता है एमीटर की रीडिंग दो, ठीक है, दैट मीन्स इट इज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वाला एमीटर। ठीक है, इट विल मेजर व्हाट, आरएमएस वैल्यू। उदय कुछ कहना चाहता है तो बता। उदय कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, चलो। हाँ, क्या कह रहा है बता तो सही। भाई सिर्फ सर लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं कह रहा है। अब देखो भाई, फाइव मिली हेनरी, 4 ओम, 50 माइक्रोफैरड, ऐसा कुछ। ये अगेन ऐसा वोल्ट मीटर है जो आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, इतनी बात ये लगाया हमने। अब जो हमारा ये सोर्स है भाई, यहां पर ये सोर्स है हमारा कितना, ये दे दिया, E इज इक्वल टू 20 cos 200t। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब आपको वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग बतानी है। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। करना चाहोगे कर दो। फाइंड रीडिंग ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। करो भाई, अपने आप करो, मैं नहीं करूंगा। चलो नहीं आया तो मैं कराता हूं, अब आप करा दूं। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, करंट तो सेम जाएगा सब में। ठीक है, आई नॉट गया। ठीक है,
इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, चलो पहले पूरा कंप्लीट बना लें, ठीक है इतनी बात। आप ऐसे देखो, पहले मैं करंट निकाल लूँ, तो रेजिस्टेंस इज व्हाट 10, रेजिस्टेंस इज व्हाट 10, एंड चलो पहले एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज 200 एंड सी इज 50 इंटू 10 की पावर -6, दैट इज ओवर हियर। टेन की पावर 2, हाँ या ना, इतना ओम्स आ गया, ठीक है। अब आ जाओ एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल, 200 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3। तो जरा देखो कितना आ गया, 1 आ गया, तो शायद 1 आ रहा है ना, देखना जरा 1 आ रहा है, अरे 10 इंटू 10 की पावर -1 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो, चलो अब हमारे पास ये हो गया आई नॉट, ठीक है इतनी बात। वी आर नॉट इज आई नॉट इंटू 10, दोनों है आई नॉट इंटू 10, सीरीज में ही है, ठीक है। अब वी एल नॉट इज आई नॉट इंटू 1, हाँ या ना। वी सी नॉट आई नॉट इंटू 100, ये आ गया भाई, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो बेटा, ये आई नॉट इंटू 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इग्नोर कर दूं, इग्नोर नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई नॉट बाहर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट इज व्हाट 20, ई नॉट इज 20, यस और नो, ठीक है। अब आई नॉट आ गया, यहां से कुछ भी आएगा, जो भी आएगा बेटा आपका काम है, आई नॉट इज 20 अपॉन अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, ये आई नॉट है। मुझे वैल्यू कौन सी बतानी है, आरएमएस, तो अपॉन क्या करूंगा, √2 करूंगा, अपॉन क्या कर दूंगा, √2 कर दूंगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है किसी को, जल्दी बता दो, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, ठीक है। आई नॉट आ चुका है आपका, आ गया है। अब जरा देखो, ये रेजिस्टेंस यहां पर अब मैं 4 लूंगा ना, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके अक्रॉस चाहिए, इतने डब्बे के अक्रॉस, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू पता ही है आपको, ठीक है इतनी बात। आई नॉट यहां से निकाल लिया हमने। अब क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी V इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, ये हमारा V आ गया इसके अक्रॉस, लेकिन कौन सा आया, पीक वाला आया, तो अपॉन क्या करोगे, √2 करोगे। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत है भाई, वो तो वहीं पे मत छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शन में वो भी होगा, ठीक है इतनी बात। अरे क्लियर है सबको, V की वैल्यू आने के बाद आप उसको बाय √2 जरूर करेंगे। अरे क्लियर है तो यस लिख दो यार, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो करंट 4 एम्पियर, करंट 4 एम्पियर, चलो लिखो करंट 4 एम्पियर flows in the coil, current 4 ampere flows in the coil when connected to 12 volt DC source, when connected to 12 volt DC source, ठीक है भाई। एक कॉइल है, उसको डीसी सोर्स 12 वोल्ट से कनेक्ट करा, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। करंट 4 एम्पियर फ्लोज इन द कॉइल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी सोर्स। अब लिखो जरा, इफ सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू, if same coil is connected to 132 volt
50 हर्ट्ज सोर्स। जब सेम कॉइल इस सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, करंट इज 2.4 एम्पियर इन द कॉइल, करंट इज 2.4 एम्पियर इन द कॉइल, ठीक है। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, फाइंड इंडक्टेंस इन द कॉइल। करना चाहोगे? सिंपल है, देखो पहला था डीसी सोर्स से कनेक्ट करा, कॉइल वर्ड मतलब आर और एल, मैंने अभी बताया आपको। तो भाई स्टेडी स्टेट का ही करंट दे रहा है आपको, तो 4 इज इक्वल टू 12 बाई आर, तो आर की वैल्यू अपने आप आ गई 3, आ गई आर की वैल्यू 3, ठीक है, इतनी बात। अब ये ई आर एम एस है, निकम्मो ये क्या है? ई आर एम एस, ये आई आर एम एस है इसी कॉइल का, जब इतनी फ्रीक्वेंसी है तो मुझे क्या बताना है? एल बताना है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आई आर एम एस सिंपल डायरेक्ट यूज कर लो, क्यों फालतू नाटक करें। आई आर एम एस इज ई आर एम एस अपॉन जेड, अपॉन व्हाट? जेड, जेड इज व्हाट? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपको ई आर एम एस पता है, आई आर एम एस पता है, आर पता है, ओमेगा पता है, एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अबे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। मैं क्यों समय खराब करूं सॉल्व करके, ठीक है, इतनी बात कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिखो, इन सीरीज एलसीआर सर्किट in series LCR circuit 100 ohm resistance is connected, ये एक्स्ट्रा है, 100 ohm resistance is connected with AC source 200 volt ओमेगा 300, यहाँ सीधे F नहीं दिया, सीधे क्या दे दिया? ओमेगा दे दिया। अरे मेरी बात समझ में आई? एल सी आर रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इतनी बात, ये दे दिया, ठीक है, लिख लिया सबने, सर्किट ये है, ठीक। अब लिखो जरा, when only capacitance is removed, when only capacitance is removed, when only capacitance is removed, I lags E by 60 degree, I lags E by 60 degree, जब सिर्फ कैपेसिटेंस रिमूव करा तो I लैग कर रहा है E से 60 डिग्री से। When only inductance is removed, when only inductance is removed, I leads E by 60 डिग्री, ठीक है। Find power dissipated in this circuit, power dissipated in this circuit। बेटा मैंने गलत बना दिया, ये 100 नहीं है, 100 वही है, ठीक है, क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, अब 60 डिग्री एंगल बता रहा हूं, एक बार लीड कर रहा है, एक बार लैग कर रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में। अगर दोनों केसेस में 60 डिग्री एंगल है, मतलब सर्किट रेजोनेंस में है। एक बात बताओ, एक बार ये जब C हटाया तो वी एल नॉट और ये वी आर नॉट,
ये 60 है, और दूसरी बार ये 60 है। एक बात बताओ, ये तभी पॉसिबल है जब ये, क्योंकि वी आर नॉट तो फिक्स है दोनों में, जब ये चीज और ये चीज क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सर्किट किस में आ गया, रेजोनेंस में आ गया, मतलब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। एक्सी और एक्सएल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो एक्सी और एक्सएल बराबर है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे क्लियर हो रहा है। तो सीधे सीधे क्लियर हो रहा है तो पावर मैक्सिमम डेसिपेट होगी, और कितनी होगी, ई आर एम एस 200, आई आर एम एस कितना 200/100, यानी कि कितना 2, ठीक है, इनटू कॉस फाइव, दैट वुड बी 1, तो कितना आ गया 400 आ गया। क्लियर इतनी बात, अरे क्लियर है, ठीक। अगला देखते हैं बेटा, अगला देखो बेटा, लिखो choke coil is needed, choke coil is needed to operate an arc lamp, choke coil is needed to operate an arc lamp, ठीक है, at 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इतना ऐसी सोर्स लगाने पर आर्क लैंप को ऑपरेट करा रहा है कौन, चोक कॉइल, ठीक है, इतनी बात। लिखो आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, ठीक है। आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम व्हेन रनिंग एट 10 एम्पियर, मतलब करंट कितना उसके अक्रॉस 10 एम्पियर। कैलकुलेट इंपिडेंस, ठीक है, कैलकुलेट इंपिडेंस तो आ जाएगा भाई, सिंपल है तो, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, करंट पता है, वोल्टेज पता है, √R² प्लस, मतलब सीधे सीधे आ गया। इंपिडेंस तो कितनी आ गई 160/10, 16 आ गई। अगर आपको L निकालना है, ठीक है, तो 16 को क्या लिखोगे, √R² प्लस XL², ठीक है। R16 इज इक्वल टू √R² प्लस XL², 16 का स्क्वायर कितना 256, R² मतलब 25, 256 माइनस 25 का अंडर रूट विल गिव यू व्हाट, ओमेगा इंटू L, वहां से L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो L भी आ जाएगा। अब अगली चीज लिखो, मतलब इंडक्टेंस अगर निकालना हो L आ गया। अगला क्या है इसी में, इफ सेम आर्क लैंप इज ऑपरेटेड एट 160 वोल्ट डीसी सप्लाई, volt DC supply, then what additional resistance will be added in the circuit? अब एक बात बताओ, वोल्टेज तो 160 है और रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो 160/5 कितना आएगा 32 आएगा, लेकिन 32 पे तो फूक जाएगा। करंट कितना चाहिए था 10, इंडक्टर का तो काम ही खत्म हो गया ना, डीसी है तो स्टेडी स्टेट में सारा का सारा करंट ही फ्लो करेगा, E/R आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 160/5 प्लस R इज इक्वल टू व्हाट 10। अरे बात क्लियर है कि नहीं है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि करंट कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 160/5 प्लस R इज इक्वल टू 10 करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी जो भी आनी होगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी 11 आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा अलग बात करूंगा, थोड़ी सी कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा, ठीक है, सवाल से अलावा कुछ बातें करेंगे, ठीक है। मैंने एडी करंट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है।
अब सबसे पहले लिखो एसी जनरेटर और डायनामो, बोर्ड के लिए 5 नंबर का सवाल। ठीक है, एसी जनरेटर और डायनामो। आयुष कह रहा पिछले सवाल की इंपेडेंस बता दो। 160/10 कितना हो गया? 16 आ गया। पिछले सवाल की तो इंपेडेंस ही है। अब एसी जनरेटर और डायनामो। ठीक है भाई, 5 नंबर के लिए बोर्ड पे आना है तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही लिखना है। ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले लिखो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट। आर्यन कह रहा है एसी फ्लो कैसे करता है? चैप्टर के शुरू में बताया था मैंने शायद, हाँ या ना? चैप्टर जब मैंने स्टार्ट कराया था पहले लेक्चर में यही बात डिस्कस करी थी, बाकी कुछ करा ही नहीं था। थोड़ा आराम से पढ़ा कर, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद पढ़ना। ठीक है, अब लिखो एसी जनरेटर और डायनामो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपने देखा होगा साइकिल में ना लाइट लगा देते हैं लोग, लगती है तो जितनी तेज हम पैडल मारते हैं उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है लाइट की। मतलब जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है, लाइट जलती है। सेम पुरानी वाली बाइक में भी थी। मतलब अगर आप पुरानी बाइक्स देखो, अब तो बैटरी पावर्ड बाइक, मतलब जो उनकी हेडलाइट्स हैं वो बैटरी पावर्ड है। पहले बैटरी पावर्ड नहीं थी, जितनी रेस होती थी उतनी ज़्यादा क्या होता था, बल्ब ज़्यादा तेज जलता था। अगर आपकी रेस कम है, मतलब स्पीड कम है, तो बल्ब क्या करता था, डिम जलता था। ठीक है, तो उसी चीज़ को करने वाले हैं। उदय कह रहा कार्स में भी, कार में नहीं होता वैसे, कार की लाइट बैटरी से होती है, अब सारी बैटरी से होने लगी है। ठीक है, पहले होता था ये खेल, अब नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा, इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कैसे? ठीक है, प्रिंसिपल लिखो। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। मैं बता रहा हूं, सुनो। हम कंडक्टिंग कॉइल लेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। हमने एक कंडक्टिंग कॉइल लिया, ये ठीक है, यहां से एक तार आई कंडक्टिंग, ऐसे 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 नीचे। ठीक है, और इधर मैग्नेट का नॉर्थ और इधर मैग्नेट का साउथ। अब मैंने इसको किसी तरीके से घुमाना शुरू करा, पैडल मारा तो ये घूमना शुरू हो गया। जब ये घूमेगा तो इस कॉइल के अक्रॉस क्या चेंज करेगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। उस ईएमएफ से अगर मैं इसी कॉइल में कहीं आगे जाकर के बल्ब जोड़ दूं, ठीक है, इतनी बात, तो करंट फ्लो करेगा उस बल्ब के अक्रॉस लूप में पूरा। तो उस बल्ब में क्या आएगा, करंट आएगा, तो वो क्या कर जाएगा, जल जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात। तो अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, लिखो जरा। व्हेन कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और हमने करा हुआ भी है, कई सवाल करे थे ऐसे ईएमआई में। व्हेन कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब कॉइल को रोटेट कैसे करोगे? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से ही करेंगे। मतलब हम क्या करें, कोई ऐसा अरेंजमेंट बना दें, मतलब ये कॉइल था ऐसे, नीचे हैंडल बना दें और ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दें। ठीक है, अब उस हैंडल पे मैं स्टीम ऑफ वाटर डालूं तो भी घूम सकता है। ठीक है, ये डैम का भी यही मैकेनिज्म है सबका। ठीक है, इतनी बात। जब ऊपर से पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है। एंड दैट टरबाइन इज प्लेस्ड इनटू, मतलब टरबाइन रोटेट करती है तो कॉइल रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करती है, कॉइल को हमने किसके अंदर रखा होता है, मैग्नेट के बीच में रखा होता है, ताकि मैग्नेटिक लाइंस के अक्रॉस फ्लक्स क्या करे, कॉइल के अक्रॉस चेंज करे। ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई। अब सबसे पहले हम पहले इसका मैथमेटिकल पॉइंट देख लें, है ना। अगर मान लो हमारे पास विंड मिल, सब यही है भाई, आर्यन, विंड मिल हो गई, जितनी तरीके से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है सबके सब यही प्रिंसिपल है। ठीक है, एसी जनरेटर यही है। अब हमारे पास क्या है, हमने एक काम करा, पहले हम मैथमेटिक्स देख लें। मान लो हमारे पास कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। एरिया ए कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड बी जिसमें हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है।
ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे मान लो ऐसा था, ठीक है, बी ऐसे, एरिया से, तो फ्लक्स तो क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगले ही मोमेंट पे बी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एरिया क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल हम मान लें कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। कोई भी एंगल हो सकता है भाई, आप ऐसे देखो, मान लो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है और बी भी ऐसे ही है, दोनों ऐसे हैं सामने। अब एरिया वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है कितने से, ओमेगा से, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इज व्हाट, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, इतनी बात। अगर ऐसा आ गया तो अब खेल हमारे पास खत्म हो गया। तो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट विल बी इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स तो यही कहती है। इसका रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड is d phi by dt and that would be equal to n b a omega sin omega t। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। दिस एन बी ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, इतनी बात। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई नॉट कितना, एन बी ए ओमेगा। एसी आ गया कि नहीं आ गया। अगर कॉइल की रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो करंट कितना इंड्यूस होगा, ई अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो भी एसी करंट होगा। ठीक है, हो गया भाई। ये तो आ गया इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें कैसे बनता है, क्या खेल होता है। ठीक है, हो गया यार, अरे हो गया, मर गए सारे के सारे। चलो अब जरा हम कंस्ट्रक्शन की बात करें। कंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, जो मैं कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल की बात कर रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब ये वाली तार, अगर ये कॉपर की है मान लो, ये तार, इस पे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, और ये तार कॉपर की होगी अंदर, और इस पे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इतनी बात। वुंडेड ओवर आयरन कोर, मतलब ये मैंने एक कोर ले लिया, इसके ऊपर खूब सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या लपेट दिए, कॉपर की वायर लपेट दी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंडेड ओवर आयरन कोर। ठीक है, इतनी बात। आयरन कोर क्यों लिया, हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करे कॉइल के अक्रॉस। भाई आयरन क्या फेरोमैग्नेटिक हो गया, तो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ खींचेगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी उसके अक्रॉस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अरे क्लियर है भाई। ठीक, अब दूसरा इसमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स विद सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोल्स, विद सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोल्स, ताकि बी का डायरेक्शन क्या रहे, हमेशा सेम रहे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स, अच्छा ऐसा लिख लो, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट फॉर स्मॉल जनरेटर, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो अगर हमें बड़ा जनरेटर बनाना है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करने पड़ेंगे, बार बार उसे मैग्नेटाइज, और वो अपने आप फिर थोड़ी देर बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट फॉर स्मॉल जनरेटर एंड फॉर लार्ज जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विथ सिलेंड्रिकल पोल्स, विथ सिलेंड्रिकल पोल्स। ठीक है, तीसरा स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स ठीक है, टू ब्रास रिंग्स R1 एंड R2, टू अभी बताऊंगा कैसे, टू ब्रास रिंग्स R1 एंड R2। ठीक है, इतनी बात। कनेक्टेड एट द
ends of armature coil, connected at the ends of armature coil. अभी इसका वर्किंग देखेंगे, इसका बड़ा सा रोल है, connected at the ends of armature coil, ठीक है। चौथी चीज, कार्बन ब्रशेस pressed against slip rings, carbon brushes B1 and B2, carbon brushes B1 and B2 pressed against slip rings। देखो ये मैग्नेट हो गए हमारे नॉर्थ और साउथ, ठीक है। बीच में एक कॉइल हो गई हमारे पास, आर्मेचर कॉइल, और इसका एक एंड ऐसे, एक एंड ऐसे, ठीक है, इतनी बात। अब यहां स्लिप रिंग, R1 R2 B1 B2 आउटपुट इसके पास, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम किसी मैकेनिकल सिस्टम से ओमेगा से घुमा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, जब इसे घुमाएंगे, ठीक है, इतनी बात, तो हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ आया, हमने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना, फिर यस और नो, ठीक है। ये आउटपुट यही आया, क्योंकि जो इंड्यूस यहाँ आएगा, एक ही रेजिस्टेंस है, उसी को लिया हमने। अब खेल क्या है, क्योंकि अगर हम स्लिप रिंग नहीं यूज करेंगे तो डायरेक्शन ऑल्टर नहीं हो पाएगी। होता क्या है, पहले मान लो ये हाई है, ठीक है, इतनी बात, ये हाई है तो ऐसे घूमा, ठीक है, लेकिन फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करने लगेंगी। तो लिखो जरा, लिखो, स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विथ आर्मेचर कॉइल, मतलब जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल घूमती है ना, ऐसे लगा होता है, देखो आर्मेचर कॉइल के साथ ही ये भी क्या करते हैं, घूमते हैं ऐसे, ठीक है। आर्मेचर कॉइल घूम रही है, उसी के साथ वो भी घूमेगा, अगर नहीं घूम पाया तो अड़ जाएगा कहीं ना कहीं, फिर करंट जो वोल्टेज आएगा उसकी डायरेक्शन ऑल्टर नहीं हो पाएगी। तो लिखो जरा, स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विथ, एक्चुअल में ऐसे नहीं घूमते हैं, होता क्या है, ये जब घूमता है ना तो ये ऐसे घूम रहा होता है, उसके साथ टच में होता है बस, ताकि कनेक्शन क्या रहे, बना रहे। ये यहीं पर ऐसे ऐसे घूमता रहता है और ये ऐसे घूमता रहता है, और गोल तो होता ही है, तो उसके साथ क्या करता है, वो घूम ही जाता होगा, मैं देखा नहीं इतना, ठीक है। तो स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विथ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या कहते हैं, एसी जनरेटर। 5 नंबर इस काम के मिलने हैं अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है। अब अगला लिखो भाई, अगला हमारे पास डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, लिखो प्रिंसिपल, सॉरी देखो, ये भी सेम काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, प्रिंसिपल भी इसका सेम, ठीक है, इतनी बात। और मैथमेटिकल वर्किंग भी सेम, लेकिन जो मैथमेटिकल वर्किंग में ई इंड्यूस आता है, दैट इज
मॉड ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। मॉड ऑफ साइन ओमेगा टी मतलब डायरेक्शन नहीं बदल पा रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ई का, ऐसा बनेगा। अब क्यों नहीं बदल पा रहा है वो बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डीसी जनरेटर, बाकी सारी चीजें सेम। अभी बात करते हैं क्यों नहीं बदल पा रहा है। अब कंस्ट्रक्शन लिखो, ये बोर्ड में नहीं आता भाई, ठीक है, नॉट इन बोर्ड सिलेबस। कंस्ट्रक्शन लिखो इसका, इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स, बस एक ही अंतर है, इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स वी विल बी यूजिंग स्प्लिट रिंग्स। वी विल बी यूजिंग स्प्लिट रिंग्स, बता रहा हूं कैसे। इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स वी विल बी यूजिंग स्प्लिट रिंग्स S1 S2, ये B2, ये B1, स्प्लिट रिंग्स डू नॉट रोटेट अलोंग विथ व्हाट, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इतनी बात, आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट नहीं करेंगे तो डायरेक्शन ईएमएफ का बदलेगा नहीं। तो लिखो जरा, स्प्लिट रिंग्स डू नॉट रोटेट विद आर्मेचर कॉइल। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आता है हमारे पास डीसी मोटर, इसको कल करेंगे। डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और तीन चीजें मैंने लिखा रखी हैं, इसको ये बताएगी, ठीक है।